वेलकम टू वेदांग एजुकेशन। माय नेम इज नितेश और आज हम करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। आप सभी को पता है हमारी चल रही है 75 डेज की नीट सीरीज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इसमें हम करने वाले हैं सारे के सारे कंसेप्ट जितने भी नीट में आते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट करेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। हमारा एक ही फंडा होता है कि पहले कंसेप्ट पढ़ो फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स लगाओ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स को, अच्छे से देखेंगे कि क्या चीज क्या है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या समझते हो? सर्कुलर मोशन होता क्या है? आप ये समझते होंगे कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में चल रहा है, अगर हमारे पास मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और वो सर्कल में जा रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। हाँ, सर्कुलर मोशन यही होता है, लेकिन कई बार लीनियर मोशन में भी सर्कुलर मोशन आ जाता है। वो कैसे आएगा? मान लो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है। ये एक लड़की है जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है। इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और वो ये जा रही है, ठीक है। आपने इसको देखा, ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंच जाएगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद तो आपने इसको कैसे देखा? आप यहीं खड़े हुए हो, आपने देखा इसको ऐसे, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंच जाएगी। अब आपने कैसे देखा? आपने देखा अब इसको ऐसे। तो यहाँ पे आपने एंगल बना लिया। कौन सा एंगल बना लिया? एक तो ये बना लिया θ1, अब आपने एंगल बना लिया θ2। कैसे जा रही है ये? इसको भी हम सर्कुलर मोशन में ही कंसीडर करते हैं। ये भी क्या होता है? ये भी एक सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? ये पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ये आता है, ये वाला पढ़ेंगे। जब एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तब उसके पास क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। पहले जितने भी पैरामीटर्स आते हैं सर्कुलर मोशन में वो सारे के सारे कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी चीज है, आपको करना क्या है? मैंने आपको काइनेमेटिक्स में सिखाया था, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे भी होंगी। यहाँ पे क्या लग जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और सारे के सारे मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले वही होंगे। जैसे आप लोगों ने सीखा होगा, हमने क्या पढ़ा था? जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, एक होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको हमने मान लो एक्स से लिख दिया। एक हमारे पास होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके इक्वल होती थी? वेलोसिटी हमारे पास होती थी dx डिवाइडेड बाई dt। एक होती थी एक्सेलरेशन, वो किसके इक्वल होती थी? dv डिवाइडेड बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ आएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले आता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले इसका मतलब समझो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है। ये मैंने बताया था, किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि डायरेक्शन क्या होगी, मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, मान लो यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है सर्कल में, किसी भी एक पॉइंट पे आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, क्या करो? उस पे टेंजेंट डाल दो, और ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन हो गई इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट इस पॉइंट से लगता हुआ एक लाइन खींच दो, तो यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हो गई ये वाली। इस पॉइंट पे हमें जाननी है वेलोसिटी क्या होगी, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जाननी है तो वहां पे क्या करो? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। चलो, इसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। ये सिंपल वेलोसिटी जो हम पढ़ चुके हैं। मतलब स्टार्टिंग में पार्टिकल ये इसका सेंटर हुआ, तो पार्टिकल यहाँ पे था। अब कुछ टाइम बाद हमने देखा, कुछ टी टाइम बाद देखा कि पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ गया, और उसने कितना एंगल बना लिया? उसने एंगल बना लिया थीटा। उसने कितना एंगल बना लिया? थीटा एंगल बना। इसी को ही हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ये वाली डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती थी, वो क्या होती थी, वो वाली डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलेंगे, ये जो थीटा एंगल बना लिया इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो थीटा आएगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सेकंड बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एक एक्सियल वेक्टर होता है। मैंने आपको समझाया है एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं वेक्टर्स में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास एक एक्सियल वेक्टर है। थर्ड चीज, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी रेडियन। क्या यूनिट होगी इसकी, रेडियन। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, रेडियन। याद रखना, रेडियन लेनी है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। कैसे, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनली पार्टिकल यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब क्या करो, अपना राइट हैंड लो और उसको क्या करो, इनिशियल की साइड में रखो और फाइनल की साइड में घुमा दो अपने फिंगर्स को। इनिशियल की साइड में रखा और अपने फिंगर्स को कर्ल कर दो फाइनल की साइड में। जो हमारा थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, किसकी डायरेक्शन देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। क्या करना है, हमें अपना राइट हैंड लेना है, उसको इनिशियल जहां पे पार्टिकल था उसके साइड में रखना है, फिर अपनी फिंगर्स को कर्ल कर देना है। तो जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम डायरेक्शन को, राइट हैंड थंब रूल से। ओके। अब एक आधी चीज और बात, आप लोगों ने मैथ्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि यहाँ पे ये हमारे पास हो गई आर्क, है ना। यहाँ से ये यहाँ पे आया है तो इसने ये वाली आर्क सबटेंड कर ली, ये वाली आर्क, इसको हमने क्या बोल दिया, आर्क। यहाँ से आया तो यहाँ पे पहुंचा है तो इसने ये वाली आर्क सबटेंड कर ली। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास थीटा होता है उसको हम लिखते हैं आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। क्या लिखेंगे, आर्क बाय रेडियस। थीटा क्या होगा, आर्क बाय रेडियस। पहले भी पढ़ा होगा, मैथ्स में आता है ये फॉर्मूला, है ना, आर्क बाय रेडियस। तो ये हो गई हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सारी बातें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक एक्सियल वेक्टर होता है, इसकी यूनिट रेडियन होती है। और जब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। फिंगर्स को कर्ल करो, जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये बातें हो गई हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, देखो हमारे पास होती थी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी से कंपेयर कर दो। लीनियर वेलोसिटी हमारे पास होती थी, लीनियर वेलोसिटी dx डिवाइडेड बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही आती थी, dx डिवाइडेड बाय dt। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट था उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। इसमें भी सेम आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या करो, इसमें जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, पहली बात। और ओमेगा को हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा को हम लिख देंगे, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास डी थीटा बाय dt। यही आया है, यही हमारे पास लीनियर भी ऐसी आती थी, dx बाई dt आ गई, ये क्या आ गई, d थीटा बाई dt आ गई, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी यूनिट। यूनिट हम निकाल सकते हैं, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया किसमें, रेडियन में, ये सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या आ गई हमारे पास, रेडियन पर सेकंड। ओके। इसकी अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, एक यूनिट और होती है आरपीएम, आरपीएम होती है। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी हमारे पास, अलोंग एक्सिस। और कैसे निकालेंगे, यही डायरेक्शन, वही सेम राइट हैंड थंब रूल से, वही। ठीक है। आरपीएम एक इसकी यूनिट होती है आरपीएम। आरपीएम कैसे निकालेंगे, आरपीएम का मतलब क्या होगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या होता है हमारे पास, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, मान लो यहाँ पे है हमारे पास एक पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल हमारे पास, और वो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि यहां से ये यहां तक आया और फिर ये यहां तक आ गया, इसने पूरा कितना एंगल सबटेंड किया, यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड किया, यहाँ पे इसने किया 2 पाई पर
मिनट। पर मिनट मतलब 1 मिनट 1 मिनट। मिनट हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, हमें इसको कन्वर्ट करना है पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे 60 सेकंड। तो ये क्या आ गया 2 पाई। 2 पाई क्या है हमारे पास, एंगल है, थीटा है। और ये क्या हो गया हमारे पास रेडियन। इसकी यूनिट क्या हो गई हमारे पास रेडियन पर सेकंड। तो कई बार क्या आ जाता है कि ये आता है कि 1 आरपीएम दे रखा है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड को भी आरपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा है, वैसे ये वहां पे हमारे पास किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे हमने क्या किया आरपीएम को कन्वर्ट कर दो किसमें रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये 1 आरपीएम था, हमारे पास आ जाए n आरपीएम, तो हम क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने क्या की n से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल क्या आ गया हमारे पास रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है, क्या दिया हुआ है थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी टी स्क्वायर, कितनी दी हुई है टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमसे ओमेगा पूछा है एट 2 सेकंड। ये क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं ऐसे, वहां पे हमें क्या देता था थीटा की जगह डिस्प्लेसमेंट होता था x, ओमेगा की जगह वेलोसिटी होती थी। तो सिंपल कर दो, हमें फॉर्मूला पता है ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी। वैल्यू निकालो डी बाई डी टी ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। ओमेगा कितना आ गया 2t प्लस, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कहाँ पे पूछा है एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे कितना आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 6 रेडियन पर सेकेंड। 6 रेडियन पर सेकेंड सिंपल निकाल सकते हैं हम, है ना। चलो अब हमसे ये पूछ लिया जाए, ये तो हमारे पास हो गया इंस्टेंटेनियस, ऐसे ही हमारे पास क्या आता है एवरेज। एवरेज भी तो आता है ओमेगा एवरेज, वो क्या होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, या फिर ये लिख लो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। सारे के सारे वही फॉर्मूले हैं, लीनियर वालों से कंपेयर करना सीख लो बस, और कुछ भी नहीं है। तो हमें मान लो ये पूछे फाइंड एवरेज ओमेगा, एवरेज निकालना है हमें एवरेज इन 2 सेकेंड, वही सेम फॉर्मूले लगाना है। क्या आएगा ओमेगा एवरेज हमें निकालना है, थीटा 2 की वैल्यू निकाल लो। थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था, तो थीटा 2 कितना आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, कितना आ गया 4 प्लस 4 माइनस 1 कितना आ गया 8 माइनस 1 7। ठीक है, जब टाइम हमारे पास 2 सेकंड में निकालना है तो 0 सेकंड था, तो थीटा 1 कितना था हमारे पास, कितना था 0 0 और ये माइनस। ठीक है, चलो निकालो अब ओमेगा एवरेज निकाल लो, कितनी आ जाएगी थीटा 2 की वैल्यू 7 माइनस माइनस प्लस होगा 1 डिवाइडेड बाय टाइम 2 सेकेंड, 8 बाई 2 कितना आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। सिंपल, ये वही है, अगर आपने काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है, इसीलिए मैं बोलती थी कि काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ लो, ये बेस है ना। ये सब कुछ फॉर्मूला वही रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इस टाइप के न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं करा रही। आगे चलते हैं, अब हमारे पास आता है ओमेगा इन सर्कुलर मोशन। ओमेगा इन सर्कुलर मोशन, इसका मतलब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन तो पता लगे क्या होता है रिलेशन। मान लो, चलो मानो यहाँ पे हमारे पास है एक पार्टिकल, ये रहा हमारा पार्टिकल, ये हमारा पार्टिकल है। ठीक है, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी हो गई ये। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये रेडियस हो गई, ये हो गई इसकी रेडियस r हो गई। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गई, इसने कितना एंगल बना लिया, इसने थीटा एंगल बना लिया। अब इसकी वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में, अब इसकी वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में, इसने थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा था, थीटा होता है हमारे पास आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। अब ये थीटा अगर बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, थीटा अगर बहुत ज्यादा स्मॉल ले लूं मैं,
मतलब मैंने ये ले लिया, पार्टिकल था यहाँ पे, अब ये यहाँ पे पहुंच गया, बहुत ज्यादा स्मूथ, छोटा सा थीटा, ठीक है। अब ये यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये थी, इसकी रेडियस आर है, थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो आर्क आएगी वो किसके इक्वल आ गई, थीटा इंटू रेडियस। इसको हमने मान लिया, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जितनी आर्क होगी उतनी ही ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, है ना। थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो जितनी आर्क थी लगभग उतनी ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हमने बिल्कुल इतनी छोटी सी ली हुई है, तो यहाँ पे कितना आएगा, जितनी हमारे पास आर्क थी, सॉरी जितनी हमारे पास आर्क थी उतनी ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। यहाँ पे हमने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे, डिस्प्लेसमेंट तो ये आएगी, लेकिन जब इस थीटा को बहुत ज्यादा स्मॉल कर देंगे तो जितनी आर्क होगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारे पास एस हो गई, ठीक है। थीटा हमारे पास हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई एस हो गई, मतलब छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हमने ds लिख दिया। थीटा को हमने क्या लिख दिया, डी थीटा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, रेडियस पे कुछ फर्क पड़ा नहीं तो इसको हमने लिख दिया आर। स्मॉल आर ले लेते, कैपिटल आर ले लो चाहे स्मॉल आर ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट, कर दो डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में, डी थीटा बाई डी टी इंटू आर। ये क्या आ गया हमारे पास, ds बाई डी टी वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी, अब देखो यहाँ पे पार्टिकल है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है ना, पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर जा रहा है रेडियस के, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास r इंटू डी थीटा बाई डी टी क्या होगा हमारे पास, ये होता है ओमेगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, v इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, r ओमेगा के। वैसे तो ये वाला रिलेशन ये परपेंडिकुलर होता है, ये चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वैसे तो जो हमारे पास v होता है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्रॉस r के इक्वल होता है। v किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्रॉस, v के दो कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिया है जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये v परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, r ओमेगा के। तो वेलोसिटी हमें डायरेक्ट लिखनी है, तो हम ये क्या करेंगे, r ओमेगा आ गई, दोनों के बीच में रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन आर एंड ओमेगा। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन भी सेम होगा, ठीक है। कैसे लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, हम अल्फा से डिनोट करेंगे। अल्फा क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब डी ओमेगा बाय डी टी, क्या आ गया, डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, जैसे वहां पे हमने सेम किया था, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, डी थीटा से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, अल्फा आ गया हमारे पास, ये डी थीटा और ये डी टी आ गया, ये डी ओमेगा और ये देखो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, ओमेगा होता है इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। वहां पे भी हमारे पास ऐसा कुछ रिलेशन आया था, सेम सा रिलेशन आया था, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी टी, ठीक है। ऐसा ही सेम रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ये हो गई हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल सी है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंट। इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी चेंज हो गई, नहीं। देखो करना क्या होता है, हमारे पास जब हम लीनियरली चल रहे होते हैं तो हमारे पास जैसे मान लो हम यहाँ से चले और ये ओरिजिन है, हम यहाँ से चले यहाँ पे पहुंच गए, तो हम कैसे लिखते हैं, आई और जे की टर्म्स में लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन कर दिए, वो भी हमने आई और जे के टर्म्स में करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर दिए, किसके टर्म्स में, सर्कुलर मोशन में। क्या क्या डिफाइन कर दिए यहाँ पे, एक तो हमने ई आर डिफाइन कर दिया, ई आर कैप, जो कहाँ होगा, रेडियस के अलोंग होगा। दूसरा हमने डिफाइन कर दिया ई टी, जो किसके इक्वल होगा, टेंजेंशियल। एक तो रेडियल और एक हमारे पास टेंजेंशियल, इसको हम बोलेंगे रेडियल और इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल, ठीक है। जैसे हम वहां पे वेलोसिटी को लिखते थे 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे ही हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो करते हैं, मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल है वो यहाँ पे है,
पार्टिकल है वो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी रेडियस हो गई r, ये इसकी रेडियस हो गई r, ठीक है। जो हमारे पास ER होगा, ER होता है रेडियल, रेडियन मतलब रेडियस के अलोंग, तो ER जो हमारे पास होगा वो कैसे होगा, ये वाला ER कैप, सिंपल। जो ER होगा वो किसके अलोंग होगा, रेडियस के अलोंग। एक होगा हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट, मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के अलोंग, मतलब टेंजेंट के अलोंग, पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट के अलोंग ET, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पार्टिकल मान लो यहाँ से चला था और ये यहाँ पे पहुंच गया, उसने कितना एंगल बना लिया, थीटा एंगल उसने बना लिया, ठीक है, थीटा एंगल उसने बना लिया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, ये R है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं ये R है, तो इतना डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, R cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी ऊपर वाली, R sin थीटा, है ना। जो थीटा होता है ये R है, इसका ये वाला कंपोनेंट R cos थीटा, ये वाला R sin थीटा, R cos थीटा कोमा R sin थीटा, हाँ ये वाला कंपोनेंट, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, R cos थीटा कोमा R sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्शन है, ये हमारे पास डायरेक्शन है, ये x है और ये y है ना, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, मतलब यहाँ पे i कैप आता है और यहाँ पे j कैप आता है, और ये दोनों ऐसे आ गए, मतलब अगर यहाँ पे हम x और y बनाए तो ये x है हमारे पास और ये y है, और मतलब यहाँ पे कैसे आ गए, ये आ गए ऐसे, इधर हमारे पास जैसे उसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया ER कैप और ये आ गया हमारे पास ET कैप, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब ER कैप है, इस डायरेक्शन में x एक्सिस के अलोंग हमारे पास इधर क्या है, हमारे पास R, इधर हमारे पास कितना है R cos थीटा और इधर है R sin थीटा। अगर हम रुको, अगर हम बात करें, इधर हमारे पास sin थीटा, इधर हमारे पास cos थीटा है ना, ये हमारे पास cos थीटा है, cos थीटा, और इधर है हमारे पास sin थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इधर cos थीटा, इधर हमारे पास है sin थीटा। तो हम ER को कैसे लिख सकते हैं, ER, ये अगर हमारे पास थीटा एंगल है तो ये भी थीटा ही होगा, है ना, ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ER को हम कैसे लिख सकते हैं, ER को कैसे लिखा जाएगा, ER हमारे पास आ जाएगा cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा J कैप, नहीं आएगा। ER वेक्टर को, ER कैप को हम कैसे लिखेंगे, इधर cos थीटा इधर sin थीटा, तो cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा J कैप, ठीक है। अब ET को कैसे लिखेंगे, ET को कैसे लिखा जाएगा, देखो ET का एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा हमारे पास और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये हमारे पास एंगल था थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये थीटा हो जाएगा हमारे पास, है ना, ET के लिए ये थीटा हो गया। तो ET के लिए, ET की बात कर रहे हैं, ET के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ET के लिए, ET के लिए, ET के लिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा आएगा और ये हमारे पास आएगा साइन थीटा। ET की बात कर रहे हैं तो ET के लिए क्या आएगा, ये हमारे पास आ गया ET के लिए x एक्सिस में साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में माइनस x में, और ऊपर कोस थीटा प्लस कोस थीटा जी, ये हमारे पास आ गए यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एंड y डायरेक्शन, या फिर हम ये बोले यूनिट वेक्टर्स ऑफ रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारे पास आ गए यूनिट वेक्टर्स, और इनको हमने किस टर्म्स में लिख दिया, I और J में। अब देखना क्वेश्चंस कितने आसान हो जाएंगे। अब I और क्योंकि एक पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है ना, अगर हमारे पास एक पार्टिकल था तो ऐसे चल रहा होता था तो हम इसके डिफाइन कर देते थे कि ये x और y में ऐसे जा रहा है, ये हमारे पास x और y में ऐसे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे गया ये ऐसे गया, इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है ना, इसकी डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज हो रही है, यहाँ से चला इसकी डायरेक्शन चेंज होती गई। तो हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट्स डिफाइन कर दिए, कौन कौन से डिफाइन कर दिए, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए कि एक तो टेंजेंशियल के अलोंग और एक रेडियल के अलोंग, एक तो टेंजेंशियल और एक रेडियल, एक रेडियस के अलोंग हो गया और एक टेंजेंट के अलोंग हो गया। अब जो कोई भी पार्टिकल घूमेगा अब हम उसका सब कुछ बता सकते हैं, कुछ भी हो अब हम उसका सब कुछ बता पाएंगे,
ठीक है, बस ये समझ में आना चाहिए, बाकी आगे कुछ भी नहीं है। ये चीज समझ में आ गई, बाकी आगे सब कुछ हलवा है। देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, उस जैसे अभी हमने ये कंपोनेंट्स पढ़े, इस इन्हीं टर्म्स में हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सब कुछ निकाल देते हैं। अच्छा चर्चा ऑन वेलोसिटी, चलो पहले वेलोसिटी कर लेते हैं। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, देखो पहले वो कर ले, देखो देखो रुको, चलो पहले ये कर लेते हैं। देखो चर्चा ऑन वेलोसिटी, ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई, ये वाली चीज समझ में आई। यहाँ पे हुआ क्या है, हमने क्या किया, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो यहाँ पे पहुंच गया, उसने एंगल थीटा सबटेंड कर लिया, थीटा आ गया तो ये आ गया आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, है ना। कंपोनेंट को कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो मैंने यहाँ पे यही बनाई है, ये ई आर हो गया और ये ई टी हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब ई आर को हमने देखा तो ये एंगल थीटा था, ये थीटा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा ही आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी क्या आ गया, थीटा आ गया। ये थीटा आया तो इधर कोस थीटा आएगा, ऊपर साइन थीटा आएगा। तो ई आर कैप को, ये यूनिट वेक्टर है, ई आर कैप को हमने लिख दिया कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब ई टी को भी लिखना था, टेंजेंशियल वाले को भी लिखना था, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो इधर कोस थीटा, इसके लिए ई टी के लिए इधर कोस थीटा आ गया और इधर साइन थीटा। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो हमने लिख दिया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। चलो अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है चर्चा ऑन वेलोसिटी। चर्चा ऑन वेलोसिटी में हम क्या करने वाले हैं, देखो वेलोसिटी जो हमारे पास होती है, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड पे और एक डायरेक्शन पे। एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक होती है उसकी डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन। हम कब बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, क्या अगर मान लो कि एक पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकंड से एक सर्कल में घूम रहा है, एक पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकंड से एक सर्कल में घूम रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। एक पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकंड से, एक पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकंड, एक पार्टिकल की वेलोसिटी हमने ले ली 10 मीटर पर सेकंड से, वो कहाँ घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या फिर नहीं होगी। देखो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हर जगह पे 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी, है ना, हमने बोला है, लेकिन हर जगह पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो हर जगह पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होते ही क्या आ जाता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। ये लीनियर की बात कर रही है, एंगुलर की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी की बात चल रही है। हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी v, उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। उसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज कर नहीं रहे हम, मैग्नीट्यूड होता है 10 से, मैंने ये बोल दिया कि पहले उसकी 10 थी, फिर 11 हो गई, फिर 12, फिर 13, 14, 15, ऐसे वो घूम रहा है। तब तो हम हाँ सबको पता लग जाता, हाँ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन मैंने बोला कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी, कभी भी ये मत बोलना कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में हमेशा वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अगर एक पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ही, और वेलोसिटी के चेंज होते ही क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। मतलब ये समझना कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन होता है, वो होता ही है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ना आए। कौन सा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। मतलब ये वाली चीज क्या है, मस्ट है, ये समझ लो, ये वाली चीज क्या है, मस्ट है। हो सकता है उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ना आए, लेकिन ये वाली एक्सेलरेशन तो जरूर आएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन नहीं।
क्यों आएगी? क्योंकि उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं हो रहा, डायरेक्शन हो रही है, तो क्या आ गया? एक्सेलेरेशन आ गई, और एक्सेलेरेशन यहाँ पे जरूरी आएगी, जरूर आएगी। चलो ये हो गई हमारे पास वेलोसिटी के बारे में। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है, ये हो गया एक पार्टिकल, ठीक है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो ऐसे चला v वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। हमारे सिलेबस में वैसे भी है कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म तो है भी नहीं मोशन, ठीक है। इसने मान लो यहाँ पे इसकी रेडियस r हो गई, और वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे पहुंच गया है वो? यहाँ से यहाँ पहुंच गया, थीटा एंगल बना लिया उसने। थीटा एंगल पे यहाँ पे उसकी एक्सेलेरेशन, उसकी वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में, हाँ एक्सेलेरेशन तो चेंज हो गई उसकी, ठीक है। अब मैंने ये पूछ लिया कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे हमारे पास इस वेलोसिटी को थोड़ा सा पीछे करो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल कितना आएगा? देखो ये वाला एंगल थीटा है हमारे पास, ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 होगा, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल 90 आएगा। ये भी 90, ये भी 90, ये थीटा, ये 180 हो गया। ये हमारे पास देखो एक क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास एक कुछ भी बनाओ है ना, ये हमारे पास एक पॉलीगन बन गया, किसी भी टाइप का बनाओ पॉलीगन बन गया। ये 90, ये भी 90, ये थीटा, तो ये कितना आएगा? 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये कितना आ गया? 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा आया, तो ये वाला एंगल कितना आ गया? ये वाला एंगल, इसको हमने पीछे बढ़ाया, तो ये आ गया हमारे पास थीटा, क्योंकि ये पूरी एक लाइन है, ये 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा। जब हमारे पास दो वेक्टर्स है, डायरेक्शन अलग है, एक देखो एक डायरेक्शन अलग हो गई, एक ये वेलोसिटी हो गई और एक ये वेलोसिटी, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। एक ये वेलोसिटी हो गई और एक ये वेलोसिटी हो गई, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब मुझे ये बता दो, मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी। इन दोनों का कुछ भी रिजल्टेंट आएगा, बीच में आएगा, कुछ भी रिजल्टेंट आए, जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैंने डेल्टा भी बोल दिया। कितना आएगा हमारे पास, उसको निकालते हैं वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो निकालते हैं उसका रूट। क्या आ गया ये हमारे पास? ये आ गया हमारे पास वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, इसका रूट। क्या आ गया? वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ गया 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। 2v स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, और 1 प्लस कोस ऑफ थीटा क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद कर लो कुछ फॉर्मूले भाई। कितना आ गया ये? 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, कितना आ गया? डेल्टा v आ गया 4 अंडर रूट ऑफ 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डेल्टा वी कितना आ गया? 4 का रूट आ गया 2 आ गया, v स्क्वायर का v आ गया, और साइन का साइन थीटा बाई 2। तो ये वाली चीज भी याद रखना। कितना आएगा हमारे पास? डेल्टा वी कितना आएगा? 2v साइन थीटा बाई 2। ये आ गया हमारे पास v। अब ये वाली बात भी याद रखना, यहाँ पे जो भी चीज कराई है इंपॉर्टेंट करा रही हूँ मैं, कंसेप्ट है ये, इनको बना लो। कंसेप्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और सर्कुलर मोशन में तो कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कम करोगे तो चलेगा, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से नहीं किया तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं होने वाले, हिलना भी नहीं है न्यूमेरिकल, ये समझ लो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है वो हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता क्या है ना। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होगा? मान लो यहाँ पे है मेरे पास एक पार्टिकल, ये मैंने ले लिया एक पार्टिकल, ठीक है। ये घूम रहा है सर्कल में, ऐसे घूम रहा है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, नहीं ये इसका हो गया सेंटर। अब यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये ऐसे जाएगा, हाँ वेलोसिटी हो गई इसकी ये,
इस पॉइंट के ऊपर मान लो निकाली तो इसकी वेलोसिटी ये हो गई, इस पॉइंट के ऊपर निकाली तो इसकी वेलोसिटी ये हो गई, इस पॉइंट के ऊपर निकाली इसकी वेलोसिटी ये हो गई, इस पॉइंट के ऊपर निकाली इसकी वेलोसिटी ये हो गई, इस पॉइंट के ऊपर निकाली इसकी वेलोसिटी ये हो गई, इस पॉइंट के ऊपर निकाली इसकी वेलोसिटी ये हो गई। मतलब हर पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। देखो अब हमने क्या पढ़ा था काइनेमेटिक्स में कि अगर हमारे पास वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में चले गए फिर से हम, अगर हमारे पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है तो हमारी वेलोसिटी थी वो क्या हो जाती थी, या फिर हम ये बोले कि हमारी जो स्पीड थी, जो हमारी स्पीड थी वो इंक्रीज होती चली जाती है ना, यही होता था। अब हमारे पास ये भी होता था कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो हमारी जो स्पीड होती थी वो डिक्रीज होती चली जाती थी। अब मान लो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो क्या होगा अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है, तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, सेम डायरेक्शन थी तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी, अब जब अपोजिट डायरेक्शन थी तो स्पीड डिक्रीज हो रही थी, स्पीड क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। मतलब क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है ना उसका काम क्या होता है, एक्सेलरेशन ये चाहता है कि पार्टिकल है वो मेरे डायरेक्शन में आता चला जाए, पार्टिकल क्या करेगा, वेलोसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों में एंगल परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है, इधर जा रहा है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो वो इधर घूम जाएगा। ठीक है, वो क्या होता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा। एंगल, ये बात समझो कि एक्सेलरेशन का काम क्या होता है कि पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में ले आए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में थी, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, फिर जीरो भी हो जाती है। फिर भी अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो पार्टिकल अब फिर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देगा, मतलब एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में ले आया। यहाँ पे भी क्या होगा, पार्टिकल क्या करेगा, अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन इधर लग गया और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल है वो थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद अब फिर से यहाँ पे सर्कल में इसीलिए तो घूमता है कि क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए वो सर्कल में घूमता रहता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल की डायरेक्शन ये होगी, मतलब एक्सेलरेशन क्या करेगा, यहाँ पे पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये चेंज करता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी वो कहाँ होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हर पॉइंट पे कहाँ होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये हो गई पार्टिकल की एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होगी, सेंटर की तरफ होगी। इसी यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। हाँ, एक चीज और, ये सारी की सारी एक्सेलरेशन देखो, जो भी एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ आ रही है। कहाँ आ रही है, सेंटर की तरफ। इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम जितने भी ये एक्सेलरेशन है इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा कहाँ होगी, सेंटर की तरफ होगी। याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होगी जो हमेशा सेंटर की तरफ होगी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। सिंपल इतनी ही बात बतानी थी। इसका मैग्नीट्यूड अब करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम अब करेंगे। क्या आता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अब हमें देखना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितनी आएगी सर्कुलर मोशन। देखो, तुम्हें याद है थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि अगर पार्टिकल है वो यहाँ पे था इनिशियली, फिर वो यहाँ पे चला गया, उसने एंगल बना दिया थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट आए थे, सॉरी दो यूनिट वेक्टर निकाले थे। एक तो ये था ई आर कैप और ये था ई टी कैप, दो आए थे। ठीक है, ई आर कैप और ई टी कैप। पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब वो घूम के यहाँ पे आ गया, ऐसे जा रहा है पार्टिकल। ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, वी वेलोसिटी हो गई। ठीक
ठीक है, पार्टिकल की ये v वेलोसिटी हो गई। अब हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना है। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रही, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोल रही हूँ। मैंने लिखना है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट r वेक्टर लिखना है। किन टर्म्स में लिखना है? हमें लिखना है ET और ER के टर्म्स में। क्या आएगा हमारे पास? देखो ET और ER के टर्म्स में क्या आएगा हमारे पास? यूनिट वेक्टर तो ये होता था, ET ER हमारे पास होता था, ER कैप होता था cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप, और ET हमारे पास होता था माइनस साइन थीटा I कैप प्लस कोस थीटा J कैप। यही होता था, यही होता था। अब आर वेक्टर कैसे लिखेंगे? ये तो यूनिट वेक्टर आ गया। आर वेक्टर होता क्या है? आर वेक्टर होता है आर इंटू यूनिट वेक्टर। यही होता है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है? ये इसकी रेडियस आर है, तो ये क्या आ जाएगा? आर इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास? ई आर कैप, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में हमारे पास? ई आर की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? हमारे पास ई आर की डायरेक्शन में है। तो क्या आ गया? आर वेक्टर हमारे पास आ गया। आर वेक्टर क्या आ गया? आर कोस थीटा। टेंजेंशियल क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो आर वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में ना, टेंजेंट में तो है ही नहीं है, ऐसे ही जा रहा है सिर्फ। तो क्या आ गया? आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये आ गया हमारे पास आर वेक्टर। ठीक है, हमारे पास आ गया ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी निकाल दो। वेलोसिटी क्या होती है? डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, यही होती है डी आर बाई डी टी। क्या आ जाएगी? v आ गया हमारे पास। डी आर कितना आएगा? इसका क्या कर दो? डिफ्रेंशिएशन कर दो। देखो आर तो हमारे पास कांस्टेंट है, भारी ले लेते हैं, आर हमारे पास आ गया कांस्टेंट। अंदर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ कोस थीटा आई कैप, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा जे कैप। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो लिख देते हैं। v वेक्टर कितना आ जाएगा? r बाहर है, d बाई डी टी ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। कोस थीटा का हो गया हमारे पास माइनस साइन थीटा, और थीटा का भी करेंगे तो d थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा का क्या आ जाएगा? साइन थीटा का आएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। अब डी थीटा बाई डी टी को कॉमन ले लेते हैं। डी थीटा बाई डी टी होता क्या है? ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। तो ये क्या आ गया? आर ओमेगा बाहर आ जाएगा, आर ओमेगा बाहर आ जाएगा। आर को कैपिटल आर लिख लो, स्मॉल आर लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, आर रेडियस है, ये समझ लो। आर क्या है हमारे पास? रेडियस है, और जो रेडियस होती है वो कांस्टेंट होती है। आर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप क्या बन गया? ये ईटी बनेगा। ये क्या बन गया? ये ईटी। अंदर क्या बच गया हमारे पास? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे। तो v वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा ईटी कैप। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो। ये आ गया हमारे पास v वेक्टर। अब एक्सेलेरेशन भी निकालनी है, क्योंकि हमें एक्सेलेरेशन तो मेन है। अब आएगा एक्सेलेरेशन का काम। तो अब हमारे पास निकलेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। देखो क्या आएगी? अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा? dv बाय dt, dv बाय dt कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो एक्सेलेरेशन आ गई, r तो हमारे पास कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, dv बाई dt इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मल्टीप्लीकेशन रूल याद है। देखो ओमेगा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप प्लस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप एज इट इज इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। ये आ गया हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। चलो अब करते हैं एक्सेलेरेशन। क्या आ गई? आर ओमेगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा का क्या होगा? कोस थीटा। कितना आ जाएगा? कोस थीटा आएगा। इसका आ गया माइनस तो भारी है इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कोस थीटा का क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। तो ये आएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप।
प्लस ये एज इट इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप एज इट इज, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आ गया, बस अब कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, आर, ये ओमेगा बनेगा है ना, ये क्या आ गया ओमेगा इंटू ये डी थीटा बाई डी टी, और ये भी डी थीटा बाई डी टी, ये भी ओमेगा ये भी ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, अंदर क्या बच गया माइनस कोस थीटा आई कैप, माइनस भी बाहर ले लो है ना, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को मैंने ले लिया बाहर, तो इसको फिर से लिख देते हैं, देखो आर को अंदर ले लेते हैं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बच गया कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, यहाँ पे क्या बच गया प्लस एल, आर अंदर आएगा आर अल्फा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ये आ गया, ठीक है। देखो आप एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारे पास, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है ई आर कैप, क्या आ गया ई आर कैप, प्लस ये क्या है आर अल्फा इंटू ये क्या माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ई टी कैप, क्या आ गया ई टी कैप, तो एक्सेलरेशन आ गए हमारे पास ये, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई ये हमारे पास आर है, देखो तो पूरा पूरा लिख देते हैं, क्या है हमारे पास आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, आर इंटू ई आर, ठीक है, क्या है देखो आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, आर इंटू ई आर कैप, वी वेक्टर कैसे लिखेंगे, आर ओमेगा इंटू ई टी कैप, क्या आएगा हमारे पास आर ओमेगा इंटू ई टी कैप, और ए कैसे लिखेंगे, ए हमारे पास कितना आ गया आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर अल्फा ई टी कैप, यही आया, देखो क्या है हमारे पास आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस ई आर अल्फा ई टी कैप, ये याद रखना है आपको कि ये चीजें कैसे आई हैं और कैसे आई है ये भी याद रखना है, और क्या आई है ये भी याद रखना है। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन, देखो वैल्यू आर किस डायरेक्शन में है, आर हमारे पास किस डायरेक्शन में है, ओनली रेडियल में है, वेलोसिटी कहाँ है, ओनली टेंजेंशियल में है, रेडियल में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ टेंजेंशियल में, तभी तो टेंजेंट के अलोंग लिखे हैं हमने अब तक। एक्सेलरेशन कब है, एक्सेलरेशन रेडियल में भी है और टेंजेंशियल में भी है, टेंजेंशियल वाले की बाद में बात करेंगे, पहले रेडियल वाले की बात करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया ए आर, ये हमारे पास क्या है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेडियल एक्सेलरेशन, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहले रेडियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, रेडियल एक्सेलरेशन हो गया ए आर, जो कितना आ गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी आ गया, क्या आ गया हमारे पास आर अल्फा, ये आ गया हमारे पास आर अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये रेडियल एक्सेलरेशन। अब देखो क्या होगा हमारे पास, ये तो हमारे पास टेंजेंशियल हो गई, कितनी है हमारे पास टेंजेंशियल, और ये हमारे पास ए टी लिख देते हैं, और ये हमारे पास हो गई ए आर, ये लिखने की जगह सिंपल ये लिख दिया, मतलब इन दोनों का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा इधर, उसको मैंने लिख दिया ए, इन दोनों का कुछ ना कुछ, क्योंकि दो एक्सेलरेशन है रिजल्टेंट कुछ आएगा है ना, हम ये लिखते थे 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब ये 2i में है और 3j में है, इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आता है ना, तो ऐसे ही सिंपल ये है। अब ये ए आएगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये दोनों कितने पे है, ये दोनों देखो यहाँ पे, ये हमारे पास ए हो गई, ये हमारे पास ए हो गई, ये दोनों कितने पे है 90 डिग्री पे, तो ये ए कैसे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, याद रखनी है ये सारी चीजें, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, वैल्यू पुट कर दो, ए आर की वैल्यू कितनी है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए टी का आर अल्फा का स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है।
ये हो गई इसके सारे के सारे कंसेप्ट। अब जो ये टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के लो, रेडियल मतलब रेडियस के लो। अब जो एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आई थी हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहाँ गई? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आई थी, देखो ये कहाँ है, मतलब अगर एक पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, चलो आगे ही करते हैं। देखो यहीं पे देखो, अगर हमारे पास है एक पार्टिकल और वो सर्कल में घूम रहा है, तो अभी तक हमारे पास आया था कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसके पास ये वेलोसिटी हो गई और ये एक्सेलेरेशन आई थी हमारे पास, और ये आएगी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और इसी को तो हमने क्या बोला था? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। मतलब जो हमारे पास AT होती है वो ही क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो कितनी हो गई हमारे पास? AC लिख दें, अब इसको AC भी लिख सकते हैं। कितनी आ गई? कितनी आ गई हमारे पास? कितनी आ गई? देखो R ओमेगा स्क्वायर। माइनस किस लिए आया है? माइनस आया है कि वो अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। बाहर की तरफ हमारे पास ER थी, लेकिन ये नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में आई है, मतलब है ना। ये किधर होगी? अंदर होगी। इधर हमारे पास ER कैप होता है, इधर हमारे पास ET कैप होता है, लेकिन ये कहाँ आई है? अंदर की तरफ आई है। देखो डायरेक्शन सेंटर की तरफ, इसलिए इसको हमने, इसलिए यहाँ पे माइनस आया था। तो AC कितना आ गया? R ओमेगा स्क्वायर। और ये हमें पता है टुवर्ड्स सेंटर, कहाँ होगी? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, AC आ गई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई। अब ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है? R ओमेगा। R V हमारे पास किसके इक्वल होता है? R ओमेगा। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल आ गया? V/R। अब V/R की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, तो AC आ गई हमारे पास V स्क्वायर बाय R। तो ये आ गई हमारे पास, ये दोनों आ गई हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी तक मैंने जितनी भी स्लाइड्स कराई हैं, 11 स्लाइड हो गई, इसमें हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। आपने अगर एक भी चीज छोड़ी तो ये समझ लो कि कुछ ना कुछ तो आपका छूट गया, कुछ ना कुछ तो छूट गया। जब तक सर्कुलर मोशन में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कोई भी टॉपिक ले लो, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सीधा न्यूमेरिकल कराने लगती, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैंने ये कराया। चलो आगे चलते हैं। भाषा में बोले तो ये होगा कर्वनेस ऑफ ए कर्व। कर्वनेस ऑफ ए कर्व का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, ये हमारे पास कोई कर्व दे दिया, इसमें हर एक पॉइंट पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे सर्कल क्या बनेगी? देखो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो यहाँ की सर्कल बनेगी ये वाली। इस पॉइंट पे अगर बनाए तो यहाँ पे सर्कल बन जाएगी ये वाली। इस पॉइंट पे बनाए तो इसकी ये सर्कल बनेगी, इस टाइप से। तो हर एक पॉइंट की क्या बनी है? अलग अलग है ना। तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो मुझे निकालनी है इसकी, तो यहाँ पे ये हो गई इसकी रेडियस। कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर? देखो अगर पार्टिकल जा रहा है तो ये हो गई उसकी वेलोसिटी, और एक्सेलेरेशन होगी इस डायरेक्शन में। तो निकालेंगे कैसे? एक्सेलेरेशन हमारे पास होती है, कौन सी एक्सेलेरेशन होगी? ये एक्सेलेरेशन है हमारे पास परपेंडिकुलर वाली, सेंट्रीपिटल वाली, सेंटर की तरफ वाली। तो क्या आएगी? V स्क्वायर बाय R। और यहाँ से R किसके इक्वल आ गया? V स्क्वायर बाय, ये हमारे पास आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 0 होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 0। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, इसके हमें हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो बताना है। कैसे निकालेंगे? हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होती है? V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय A। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर में तो 0 होती है, परपेंडिकुलर में 0 होगी। हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में होगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो V आएगी वो किसके इक्वल आएगी? UX के।
और ux कितना आएगा tan√2 cos 45 डिग्री। कितना आ गया tan√2 cos 45 1/√2, तो कितना आ गया ये हमारे पास 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया, मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई और एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी g, नीचे की डायरेक्शन में। हाँ ये तो g होती है सेंटर की तरफ। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 ले लेते हैं। कितना आ गया ये हमारे पास 10 मीटर। ये आ गए हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारे पास दो टाइप के मोशन होंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है। मान लो कि एक पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी है ये इस टाइप से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आ गई इसकी वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, मतलब उसकी वेलोसिटी मान लो स्टार्टिंग में उसने 10 मीटर पर सेकंड से घूमना स्टार्ट किया, पूरा चक्कर लगाया उसने 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड से ही सर्कल में घूम रहा है। 10 से ना 11 हो रहा है ना कम हो रहा है, ना ज्यादा ना कम, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, पहली कंडीशन। दूसरी, वेलोसिटी तो चेंज होगी है ना, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। वेलोसिटी लिखें तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, अभी अभी बताया था हमारे पास, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आता है, जो अल्फा आएगा, यहाँ पे तीसरी कंडीशन आ गई, वो क्या आएगा, जीरो। अल्फा आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अल्फा आ गया वो जीरो आ गया। अब हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है, हमारे पास दो एक्सेलेरेशन थी, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन थी और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन थी, या फिर कुछ भी बोल दो, सेंटर की तरफ थी। ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंशियल बोल दो या फिर सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल बोल दो, कुछ भी बोल दो। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन थी वो होती थी हमारे पास आर अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो आ जाएगी। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगी। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो अल्फा होता है वो जीरो नहीं होता, मतलब नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास AT भी होगा और AC भी होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, AC होगा। कितना होगा, RV स्क्वायर बाय R, या फिर R ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन। स्पीड क्या आएगी, स्पीड बोल दो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी हमारे पास चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी। तीसरी कंडीशन अल्फा आएगा, यहाँ पे वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अल्फा आएगा वो जीरो आएगा, तो जिसकी वजह से जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगी वो जीरो होगी। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ V कांस्टेंट दे दिया, तो एक्सेलेरेशन देखो V हमारे पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या आएगा, dV/dt, और ये क्या आ गया, जीरो आ गया, यहाँ से आ गया या फिर यहाँ से आ गया। ठीक है, सिंपल ये चीजें होंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये याद रखनी है, नॉन यूनिफॉर्म हमें पढ़ना नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्या होगा, सिर्फ AC होगा, AT की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है वो घूम रहा है सर्कल में, एक पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे है हमारे पास एक पार्टिकल और वो सर्कल में घूम रहा है, ये इसका सेंटर हो गया, ये किसी भी वेलोसिटी से घूम रहा है। अब पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए, मतलब कोई भी एक पार्टिकल सर्कल में कब घूमेगा, जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, है ना, तब जब उसके ऊपर सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, मतलब इसको
अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये तो सीधा चला जाता है ना, जो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था कि पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है तो या तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है। लेकिन अब ये सर्कल में जा रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ। अब ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली, ये मैंने एक ले ली स्ट्रिंग और उससे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया, ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, छोटी ले लेते हैं थोड़ी, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और उससे मैंने एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया, एक स्ट्रिंग ली और उससे मैंने एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया और मैं उसको ऐसे घुमा रही हूँ, उसको मैंने ऐसे घुमाया तो क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा इस टाइप से, ये इस टाइप से सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, इस टाइप से सर्कुलर मोशन करेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या चीज, इसको कौन सा फोर्स है, यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, तो यहाँ पे टेंशन है जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो हमें फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसको सर्कल में घूमने के लिए। और ले लेते हैं एग्जांपल, मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है कोई भी सिलेंड्रिकल, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा और उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा जो उसको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए मजबूर कर रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल आ जाएगा। तो इस टाइप से कोई भी फोर्स हो सकता है, जैसे कई बार हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा, तो जरूरी नहीं है सेंटर की तरफ घूमने के लिए हमें ये कोई पर्टिकुलर फोर्स होगा, नहीं, एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, क्योंकि अगर उसको वो सर्कल में नहीं घूमेगा, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तो वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, मतलब सर्कल में घूमने के लिए उसको एक फोर्स चाहिए। अब वो फोर्स कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, या तो वो टेंशन होगा या फिर वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर वो फ्रिक्शन भी हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है, या तो नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, टेंशन कभी टेंशन बन जाएगा, कभी फ्रिक्शन बन जाएगा, कभी नॉर्मल बन जाएगा। तो ये होगा हमारे पास डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, यही आएगा कि एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए फोर्स चाहिए। अब ये फोर्स कोई भी चीज प्रोवाइड कर सकती है, जितने हमने फोर्सेज पढ़े हैं उसमें, जैसे कभी ये फोर्स हो जाएगा टेंशन हो जाएगा, कभी हमने ले लिया कि ये मान लो नॉर्मल हो गया, पढ़ेंगे आगे कि ये टेंशन कब हो जाएगा, नॉर्मल कब हो जाएगा, अभी अभी एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास, जैसे मान लो कभी ये फ्रिक्शन हो गया, ये आ गई हमारे पास डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बस यही समझना था इसमें कि एक ऑब्जेक्ट को घूमने के लिए क्या चाहिए, सर्कल में घूमने के लिए उसको उसके ऊपर एक फोर्स चाहिए जो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी फोर्स लग सकता है उसके ऊपर। चलो अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, इनमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वैल्यूज भी दोनों किसी में, सेंट्रीपिटल की mv²/r है, वो हमने पढ़ चुके हैं भाई हम, अब सेंट्रीफ्यूगल की भी क्या है, mv²/r है, तो ये क्या प्रॉब्लम है, दोनों की वैल्यूज सेम है। देखो क्या होगा, जैसे हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था ना, एक ऑब्जेक्ट है वो मतलब एक तो इनर्शियल फ्रेम में होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है तब उसके ऊपर लगता है सूडो फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स। इसका मतलब क्या था कि हमने देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है और उसको हम बाहर से ग्राउंड से देख के ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई भी सूडो फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और हम उसके ऊपर बैठ गए, ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था इस टाइप का, अगर मान लो ये हमारे पास एक ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली है, ये बस है, ये इधर जा रही है, तो इसके ऊपर ये एक बॉब हो गया, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था जो इस डायरेक्शन में हमने लगाया था, एम ए इस डायरेक्शन में लगाया था। मतलब एक हमने लिफ्ट का एग्जांपल लिया था, है ना, एक लिफ्ट का एग्जांपल लिया था कि लिफ्ट में एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, अगर हम इसको ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं तो इसके ऊपर कोई भी सूडो फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम अंदर बैठ गए तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगाना जरूरी है। बस वही चीज है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ भी नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, हमारे पास एक सूडो फोर्स,
क्या है, सूडो फोर्स है। अगर हम ग्राउंड से बैठ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब भी सोल्व हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ग्राउंड पे बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर लो, लेकिन सूडो फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे लगाओ। लेकिन अगर तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम चले गए, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जाके बैठ गए, तो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन इजी हो जाएगा तब तुम क्या करोगे, तुम सूडो फोर्स लगा दोगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये हमने सूडो फोर्स में पढ़ लिया था। तो सूडो फोर्स लगेगा कैसे, देखो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा कैसे, क्या होगा, ये हमारे पास एक सूडो फोर्स होगा, और सूडो फोर्स होगा, मान लो तुम ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ गए, हमारे पास ये यहाँ पे पहुंच गए, ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठेंगे तो ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एक सूडो फोर्स लग रहा होगा। बाहर से बैठ के सोल्व करो तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर बैठ के सोल्व करो तो सूडो फोर्स लगेगा। सिंपल सी चीज है। तो सूडो फोर्स होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास अवे फ्रॉम सेंटर। कहाँ होगी, सेंटर से अवे होगी। और कितनी होगी, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, mv² बाय r। क्योंकि सेंटर की तरफ क्या लग रहा था, देखो अगर हमारे पास एक सेंटर थी, एक सर्कल था, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ था, तो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे, हम कहाँ बैठे थे, हम बाहर बैठे थे, तो हमें क्या लग रहा था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था, AC लग रहा था। सिंपल लिख देती हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था। हाँ, लेकिन अब हमने क्या किया, अभी हमारे पास यही सेम सर्कल है, हमने क्या किया, हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठ गए और इस सर्कल में घूम रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर बैठ गए और इस सर्कल में घूम रहे हैं। पहले हम बाहर बैठे थे तब देख रहे थे, अब हम यहाँ पे बैठ गए, बस ये चेंज आएगा। हम यहाँ पे बैठ गए तो हम भी तो ऑब्जेक्ट के साथ घूम रहे हैं, हम भी तो ऑब्जेक्ट के साथ घूम रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या समझेगा कि मैं तो रेस्ट में हूँ, है ना, हम भी ऑब्जेक्ट के साथ घूम रहे हैं, तब इसके ऊपर क्या लग जाएगा, तब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। कुछ भी नहीं है, ये एक सूडो फोर्स है। कब लगेगा, जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठोगे। अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से सोल्व कर रहे हो तो भी आंसर आएगा, लेकिन कई बार हम उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्वेश्चंस होता है वो इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लग जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, mv² बाय r। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल एग्जाम्पल। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल से ही सोल्व करेंगे, सेंट्रीपिटल से भी कर सकते हैं आप, सेंट्रीपिटल से करके दिखाना, मैं सेंट्रीफ्यूगल से करती हूँ। एक हमारे पास कोनिकल पेंडुलम होता है, उसमें क्या होगा, देखो अगर हमारे पास एक कोनिकल पेंडुलम है, कोनिकल एक सिंपल पेंडुलम होता है और एक कोनिकल। सिंपल कैसे होगा, सिंपल ऐसे ऐसे घूमेगा, ये ऐसे सिर्फ ऐसे जाएगा। कोनिकल कैसे जाएगा, कोनिकल ऐसे, इस टाइप से, है ना, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, देखो। ठीक है, तो ये कोनिकल पेंडुलम है, ये ऐसे घूम रहा है, इसने नीचे बनाई एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाई, इसके पास इसमें एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो ये इधर लग रहा होगा, इसके ऊपर टेंशन, एक तो ये टेंशन लग रही होगी, हाँ, इसका मास m है तो इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg, ये लग गया mg लग गया। ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये वाला एंगल थीटा होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, देखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इस साइड आएगा t कोस थीटा, और इस साइड आएगा हमारे पास t साइन थीटा, t साइन थीटा। अब दो चीजें हैं आपके पास, या तो ग्राउंड पे बैठ जाओ, ग्राउंड पे देखोगे, ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो जो हमारे पास टी कोस थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, हाँ वो तो कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में घूमने के लिए उसको कौन फोर्स प्रोवाइड करा, हमें एक फोर्स चाहिए सर्कल में घूमने के लिए, और वो क्या है, टी साइन थीटा। क्या है वो हमारे पास, टी साइन थीटा। क्या है हमारे पास, वो टी साइन थीटा, और वो टी साइन थीटा होगा, वो टी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है, सेंटर की तरफ सर्कल में घूमने के लिए उसको एक फोर्स चाहिए जो प्रोवाइड कर रहा है टी साइन थीटा। और ये टी साइन थीटा क्या होगा, मान लो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलेरेशन होती है वो AC होती है,
कितनी होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसी होगी जो कि सेंटर की तरफ होती है हमेशा, तो ये क्या आएगी, मास ए है और मास एम है और एक्सेलरेशन हो गई ए सी। कितना आ गया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए सी की वैल्यू वी स्क्वेयर बाई आर, या फिर ओमेगा स्क्वेयर आर, कुछ भी लिख दो, वी स्क्वेयर बाई आर। और टी कोस थीटा किसके इक्वल हो गया हमारे पास, टी कोस थीटा हो गया हमारे पास एम जी के इक्वल। ये तो हो गया जब हम ग्राउंड फ्रेम में बैठे हैं तब। अब दूसरी चीज, अगर हम क्या करें, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाए, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या किया, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठ गए, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठ गए और हम भी साथ साथ ऐसे घूम रहे हैं सर्कल में। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर, अब देखो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, पहले ही लगा दो, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ये हो गया एम वी स्क्वेयर बाय एम वी स्क्वेयर बाई आर। बाकी सारी चीजें सेम है, इधर हमारे पास टेंशन लगेगी, इधर ये होगा टी, ये वाला एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये क्या होगा टी कोस थीटा, और इधर क्या होगा हमारे पास टी साइन थीटा, नीचे लगेगा एम जी। अब इन फोर्सेस को बैलेंस कर दो, टी कोस थीटा किसके इक्वल आया हमारे पास, एम जी के इक्वल आया, टी साइन थीटा किसके इक्वल आया, एम वी स्क्वेयर बाय आर के। सिंपल सी बात है, ठीक है। कि ये समझ में आया कि सेंट्रीपिटल कैसे लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल कैसे लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल कुछ नहीं है, एक सूडो फोर्स है। ये क्या करेगा, ये क्वेश्चंस को सोल्व कर, मतलब इजी कर देगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो ये क्या समझेगा, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठ गया और ये समझेगा मैं तो रेस्ट में हूँ, मैं थोड़ी ना घूम रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेज को बैलेंस कर दो आप, सिंपल, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी निकालना है, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, कुछ भी निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं। कितना टाइम लगेगा इसको घूमने के लिए, सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों को कर दो डिवाइड, क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, एम वी स्क्वेयर बाय आर इंटू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया, वी स्क्वेयर बाय आर जी। v की वैल्यू हमारे पास होती है आर ओमेगा, कैपिटल आर लिया है तो कैपिटल आर इंटू ओमेगा। आगे तो बस कैलकुलेशन है, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हुआ, टेन थीटा आ गया हमारे पास आर ओमेगा स्क्वेयर बाय जी, ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास, आर कौन सा है ना, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई जी टेन थीटा बाय आर, ये आर है। कई बार क्या दिया हुआ होगा, हमारे पास दिया हुआ होगा कि ये जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ये एल है, ये एल है, तो ये आर कितनी आएगी हमारे पास, ये एल है, ये थीटा है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमें निकालना है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास आर है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एल है, क्या आएगा साइन थीटा, तो आर की वैल्यू आ गई एल साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास एल साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हुआ, ओमेगा आ गया हमारे पास जी डिवाइडेड बाय एल कोस थीटा। ओमेगा हमारे पास 2 पाई बाई टी है ना, सबने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो अभी सुन लो, 2 पाई बाई टी, तो यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम कितना आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर था ना, ओमेगा स्क्वायर था ये, हाँ कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ तक था, हाँ ओमेगा टी की वैल्यू आ गई हमारे पास एल कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी का रूट, ये ऊपर चला जाएगा, ये आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको यहाँ तक आना चाहिए कि हम इसकी इक्वेशंस कैसे लिखें। सेंट्रीपिटल फोर्स में भी हमें ग्राउंड पे रह के कुछ क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें उस फ्रेम में जाना पड़ता है, जैसे हमने न्यूटन्स लॉ में किया था, है ना, आपको न्यूटन्स लॉ याद है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम सूडो फोर्स कैसे लगाएं। सीधी सी बात है, सूडो फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो सूडो फोर्स होगा, और कहाँ लगेगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा होगी अवे फ्रॉम द सेंटर, और कब लगेगा, जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के चीजों को देखोगे तब, अदरवाइज बाहर देख रहे हो तो नहीं लगेगा।
क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसमें तुम लोग करोगे साथ साथ करो, इधर मत देखना। क्या दे रखा है, पहले तुम सोल्व कर लो 2 मिनट। चलो क्या दे रखा है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन ए स्मूथ सरफेस ऑफ ए कोनिकल फनल। एक कोनिकल फनल दे रखी है, उसमें क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल एक कोनिकल फनल है ना, इस टाइप से होगी। मान लो आपने बर्थडे कैप पहनी होगी ना, उसमें वो कोनिकल ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। ठीक है, ये इस टाइप से है, इस टाइप से। द हाइट ऑफ द प्लेन of the circle above the vertex is 9.8 सेंटीमीटर। यहां से हमें इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 9.8 सेंटीमीटर। ये 9.8 दे रखी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। हमें बताना है कि इस पार्टिकल की स्पीड क्या हो, हमें इस पार्टिकल की स्पीड बतानी है। ठीक है, देखो इसके ऊपर फोर्सेस देखो, पहले क्या करो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठ जाओ भाई, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठ जाओ, छोटे से बन जाओ, पहले छोटू सा बन जाओ और इसके ऊपर जाके बैठ जाओ। अब तुम किस में आ गए, अब तुम इसके ऊपर आ गए, तुम्हारे ऊपर वो फोर्स नहीं लगेगा, अब तुम्हारे ऊपर सीधा सा लगा दो, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। चलो सारे फोर्सेस लगाते हैं। इसके ऊपर लगेगा, इधर लग जाएगा नॉर्मल, ये लग गया नॉर्मल, नीचे लग जाएगा इसके ऊपर mg। ठीक है, कोई एंगल भी दिया होगा, है ना, यहाँ से ये वाला एंगल दिया हुआ होगा, एंगल दिया होना चाहिए, इसमें लिख नहीं रखा बट एंगल भी दिया होना चाहिए। ये हमारे पास होता है थीटा। ठीक है, ये थीटा दिया होता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर ये लग गया नॉर्मल, इधर लग गया इसके ऊपर mg, है ना। बाकी चीजें मिटा देते हैं, पता ही है ये वाली चीज हमें, ये ऐसे घूम रहा है, ये भी पता ही है। ठीक है, चलो इधर n लग गया, नीचे लग गया इसके ऊपर mg, नीचे लग गया mg। अब ये घूम रहा है सर्कल में, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल कैसे लगना चाहिए, ऐसे अवे फ्रॉम द सेंटर। कितना लगेगा, mv² बाय r। ठीक है, बस इतने ही तो फोर्सेस लग रहे हैं, और क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। ये वाला एंगल थीटा है, तो देखो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, है ना। ये वाला थीटा है, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा, थीटा। ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास थीटा, ये थीटा हो गया। तो ये n को बैलेंस कर दो, इधर n है हमारे पास, इधर क्या आएगा n कोस थीटा, इस साइड क्या आएगा n साइन थीटा। कुछ भी नहीं किया है हमने, इस पे दो फोर्स लिखे हैं जो हम पहले से लिखते आए हैं, नॉर्मल और mg। ये तो हमें कब का लगाना आना चाहिए। तीसरा, सीधी सी एक बात है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठे हैं तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। रट लो इस चीज को, और कुछ भी नहीं करना। देखो सेंटर, ये इसने सर्कल बनाया, अवे फ्रॉम द सेंटर, बस अब बैलेंस कर दो, क्या आ जाएगा, n साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, mg के इक्वल आ गया। n कोस थीटा किसके इक्वल आया, mv² बाय, निकालना क्या है हमें, स्पीड निकालनी है, हमें v की वैल्यू निकालनी है। चलो इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, tan थीटा हमारे पास इक्वल आ गया, इसको डिवाइड किया, n से n कैंसिल आउट हुआ, m से m कैंसिल आउट हुआ, g डिवाइडेड बाय v² बाय r। v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो tan थीटा भी, थीटा की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, हमने इसको थीटा माना तो ये थीटा हो गया। अब यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली हाइट हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 9.8, है ना। हमारे पास देखो ये सर्कल बन गई इस टाइप से, ये इतनी हाइट हमें दी हुई है, जितनी ये होगी इतनी ये दी हुई 9.8 सेंटीमीटर, ये दी हुई है हमें, है ना। हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये हमने लिया है r है ना, ये रेडियस r ली हुई है, डिवाइडेड बाय 9.8। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, r बाई 9.8। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, r डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू r g बाई v²। r से r कैंसिल आउट हुआ, g की वैल्यू 9.8, तो v² किसके इक्वल आ गया, 9.8 इंटू 9.8, तो v आ गया हमारे पास 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अच्छा ये 9.8 ये मीटर में हो गया, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो भाई, ये सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया, इंटू 10⁻², टू 10⁻²। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 9.8 डिवाइडेड बाई 100 था, डिवाइडेड बाई 10, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में था, है ना, यूनिट्स याद रखने की, ये सेंटीमीटर में है तो जी हमारे पास तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, कैसे करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगाना है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सारे एग्जांपल ही है ये, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r इज सेट रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, जैसे मान लो हमने क्या लिया, एक कटोरी ले लो, कटोरी ले लो, उसको क्या करो, उसको ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे घुमा दो, तो वो ऐसे 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 घूमती रहेगी, है ना, ऐसे घूमती रहेगी वो। तो हमने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल बॉल लिया, ये हमने ले लिया हेमिस्फेरिकल, इसको क्या किया, रोटेट कर दिया, वो ऐसे 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 घूमती रही। ठीक है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती रहेगी, है ना, उसको घुमा दो, ऐसे करके छोड़ दो, वो ऐसे 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 घूमती रहेगी। अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, विच इज केप्ट वर्टिकल, ए स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट इन द बॉल, रोटेट्स विद द बॉल विदाउट स्लिपिंग। स्लिप नहीं हो रहा है, वो विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहे हैं। इसके अंदर एक हमने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। हमने क्या किया, जो कटोरी थी उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दो और फिर उसको घुमा दो, उसको घुमा दिया तो ये ऑब्जेक्ट की भी इसके साथ साथ घूमता रहेगा, ये ऑब्जेक्ट भी इसके साथ घूमता रहेगा। ये हमने इसको स्पीड दे दी, मान लो ओमेगा दे दी, एंगुलर स्पीड इसकी ओमेगा हो गई। विदाउट स्लिपिंग ऑन इट्स सरफेस, इफ द सरफेस ऑफ द बॉल इज स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द ब्लॉक विद द वर्टिकल इज थीटा। एंगल मेड बाय द रेडियस, ये रेडियस हो गई, ये देखो ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये इसकी रेडियस, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, विद द वर्टिकल इज थीटा। इफ द सरफेस ऑफ द बॉल इज स्मूथ एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द ब्लॉक विद द वर्टिकल इज थीटा, फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बॉल इज रोटेटिंग। हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, हमने मान लिया ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, हमें इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है। ठीक है, चलो निकालते हैं। देखो ये भी रोटेट कर रहा होगा, तो क्या करो, सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा काम है कि इसके ऊपर ही जाके बैठ जाओ, ताकि तुम भी रोटेट करने लग जाओ, है ना, इसके ऊपर जाके बैठ जाओ ताकि तुम भी रोटेट करने लग जाओ। तुम रोटेट करोगे तो क्वेश्चन है वो ज्यादा इजी हो जाएगा, तुम रोटेट किए तो क्वेश्चन है ये ज्यादा इजी हो जाएगा। छोटा सा बन जाओ और इसके ऊपर जाके बैठ जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन इजी हो गया। पहली बात तो क्या करो, इसके ऊपर लगा दो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके ऊपर लगा दो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो। ठीक है, अब बाकी फोर्सेस तो हमें पता है, इधर लग रहा होगा mg लग रहा होगा। ठीक है, इस साइड हमारे पास लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ऐसे रखा हुआ है ना, ये इस टाइप से रखा हुआ है, तो यहाँ पे इस पे लग गया नॉर्मल रिएक्शन लग गया। ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा होना चाहिए। एन को बैलेंस कर दो, इधर क्या आएगा एन कोस थीटा, इधर आएगा हमारे पास एन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है वो भी इसके साथ घूम रहा होगा, जैसे ये हमारे पास कटोरी है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया और हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी ऐसे घूम रहा है ना, ये यहाँ पे मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये पेन है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये कटोरी ऐसे घूम रही है, तो ऑब्जेक्ट भी इसके साथ साथ घूम रहा है, लेकिन कैसा सर्कल बना रहा है, ऑब्जेक्ट तो इस टाइप का सर्कल बना रहा है, देखो ये ऐसे बना रहा है ना, ऐसे ही तो बना रहा है, देखो ये इस टाइप से, ये देखो ऐसे सर्कल बना रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसने ये सर्कल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये सर्कल बना लिया, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस साइड लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, एम वी स्क्वायर, या फिर ओमेगा निकालना है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमारी हो गई इसकी। अच्छा ये आर है, तो यहाँ पे आर को हम अलग लिख लेते हैं, ये हो गए हमारे पास आर, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बाउल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये इस टाइप से सर्कल बना रहा है,
तो और यहाँ से ये हमारे पास हो गया इसका सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हो गया, तो ये रेडियस हो गई आर, ये हमने कैपिटल आर ये ली है, और इसको, ये तो रेडियस है इसकी, ये तो रेडियस है, और इस जो हॉरिजॉन्टल सर्कल की रेडियस है उसको हमने मान लिया आर। तो इधर क्या लगेगा इसके ऊपर, एम वी स्क्वायर बाई ये वाला आर, ये वाला आर, ये आर तो दूसरा है, ये तो हेमिस्फेयर है उसका रेडियस है, ये आर कौन सा है, जो इसने हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाया उसका आर है। तो ये आ गया हमारे पास स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर, सिंपल। चलो अब बैलेंस कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, एन साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल आ गया। एन कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी के इक्वल आ गया। दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी। अब क्या क्या वैल्यू दी हुई है, रेडियस दी हुई है आर, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, बस ये दोनों चीजें दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इस आर को हटाना है, ओमेगा हमें निकालना है, थीटा हमें दिया हुआ है, तो हमें इस आर को हटाना है। देखो ये हमारे पास एक सर्कल बन गई, सॉरी ट्रायंगल बन गई, ये आर है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास थीटा है, जैसे ये वाला एंगल थीटा था, ठीक है, ये हमारे पास है आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, साइन थीटा, आर किसके इक्वल आ गया, आर साइन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा को लिख देते हैं फिर से, साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जे डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा इसका रूट, ठीक है। आया समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो कुछ भी नहीं है, ये है आप लोगों का बेस। यहाँ पे हम क्या सिखा रहे हैं कि यहाँ पे कि हमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगाना कैसे है। बाकी फोर्सेस तो हमें आते हैं, नॉर्मल भी लगाना आता है, एमजी भी लगाना आता है, हमें कंपोनेंट्स भी बनाने आते हैं, नॉर्मल के बना लो, एमजी के बना लो, लेकिन आता क्या नहीं है हमें नहीं आता सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाना, वो हमने सिखा दिया है ना। कब कैसे लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठ जाओ और अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। सेंट्रीपिटल कब लगेगा, जब आप ग्राउंड पे बैठे होगे, सिंपल। चलो आगे चलते हैं, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एप्लीकेशंस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे सर्कुलर रोड्स होते हैं, है ना, सर्कुलर रोड्स होते हैं, वहां पे हम कई बार क्या होता है कि जो गाड़ी होते हैं हम तेज स्पीड रखते हैं तो गाड़ी है वो सर्कल से बाहर चली जाएगी। ये सर्कुलर रोड है, गाड़ी की स्पीड हमने एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा कर रखी है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करती हुई ये बाहर निकल जाती है। तो हम यहाँ पे हमें कितनी स्पीड रखनी चाहिए वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कितनी रखनी चाहिए। देखो ये हमारे पास एक गाड़ी, हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, है ना, ये हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। चलो हमारे पास ये हो गया, इसके ऊपर लग गया mg, ये तो पता है हमें, अगर ये गाड़ी जा रही है तो इसके ऊपर नीचे mg लगेगा। अब मैं नीचे तो दिखा नहीं सकती, तो नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, तो ऊपर की तरफ लग गई हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ऊपर क्या लग गई, नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको सर्कल में मूव कराने के लिए, सर्कल, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराने के लिए एक फोर्स तो चाहिए, ठीक है, एक फोर्स तो चाहिए। और अब वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, कभी फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, कभी टेंशन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे किसने प्रोवाइड कर दिया, जैसे कोनिकल पेंडुलम देखा था, उसमें किसने प्रोवाइड किया था, टी साइन थीटा ने। यहाँ पे सर्कल में घूमने के लिए इस गाड़ी को कौन प्रोवाइड करेगा, एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता लगाना इजी है, क्या बताया था मैंने, ये देखो कि फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि दो चीजें कभी भी अलग ना हो, वो दोनों चीजों को साथ रखना चाहेगा। तो क्या होगा, गाड़ी बाहर जाने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन कहेगा नहीं 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 बाहर मत जाओ, इधर आओ इधर आओ, तो इसके ऊपर इस साइड लग जाएगा। तो बस अब बैलेंस कर दो, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, वो कितना होना चाहिए कि ये बाहर ना जाए, फ्रिक्शन है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए म्यू एन से छोटा, तभी ये बाहर नहीं जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी mg आ जाएगी,
है ना। यहाँ से n किसके इक्वल आ गया, mg के इक्वल आ गया। फ्रिक्शन किसके इक्वल आ गया, म्यू इंटू mg। अब ये फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल आएगा, क्योंकि गाड़ी की एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो कितनी होगी, ये फ्रिक्शन होगा हमारे पास mv² बाय, मान लो इसकी रेडियस r हो गई तो सर्कल की रेडियस पता होगी ना, हमें mv² बाय r, किसके लेस देन आएगी, म्यू mg के। ठीक है, v की वैल्यू निकाल दो, m से m कैंसिल आउट हो गया, v की वैल्यू आ गई हमारे पास लेस देन इक्वल टू म्यू, v की वैल्यू आ गई v² आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, और v की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर। या तो वेलोसिटी इतनी हो अंडर रूट म्यू आर जी हो, या फिर इससे कम हो तो गाड़ी चलती रहेगी। अगर इससे ज्यादा हो गई तो सर्कल में गाड़ी है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, म्यू पता है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर जो सर्कुलर जो हमने रोड बनाया है उसकी रेडियस, जी पता है हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे चलते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो हमारे पास रोड्स होते हैं वो कई बार उनको देखो ऐसे बैंकिंग कर देते हैं उनकी, है ना। अगर हमारे पास रोड है उनको थोड़ा सा ऐसे जब सर्कल में टर्न लेते हैं उनको थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ बना देते हैं, है ना, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता है, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड करेंगे तब कितनी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे हम दो केसेस पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पे हम फ्रिक्शन नहीं लेंगे, विदाउट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है, या फिर हम बोल दे सरफेस इज स्मूथ, सरफेस स्मूथ होगा तो कितना हम वेलोसिटी होगी, तो कितनी वेलोसिटी से हम इसके ऊपर चले जाएंगे। देखो ये गाड़ी है, ये जा रही है, ये पीछे की है, जैसे पीछे की है इसलिए हम लिख देते हैं पीछे, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है कुछ भी। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है कि ये ऐसे जा रही है ना, ये जाती हुई है, पीछे से देख रहे हैं हम इसको। हमने एक ये जो रोड है इसको हमने कितना उठा दिया, थीटा एंगल से हमने उसको उठा दिया। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे मुझे ये बताओ। अगर सरफेस स्मूथ है तो हमारे पास क्या आएगा, सरफेस स्मूथ है इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब हमारे पास क्या आएगा, म्यू की वैल्यू 0, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो चलो बैठो, इसके ऊपर बैठ जाओ। अब क्या लगेगा, छोटू से बन जाओ टिंगू से, और इसके ऊपर जाके बैठ जाओ। इसके ऊपर एक हमने आंख बंद करके लगा दिया mv² बाई आर, कुछ जरूरत थी, एक हमने आंख बंद करके इसके ऊपर इधर लगा दिया, क्या लगा दिया, mg। एक और लगा दो इस डायरेक्शन में, क्या लगा दिया, n। ये तीन चीजें हमें पता है। ठीक है, और देखो अब देखो, अब n को, ये हमारे पास था n, mg था, ये वाला एंगल थीटा होता था, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा। n को बैलेंस कर दो, n कोस थीटा, ये आ गया हमारे पास n कोस थीटा, इधर क्या आएगा, n साइन थीटा। अब फोर्सेस को बैलेंस कर दो क्योंकि हम तो गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या आएगा, n कोस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, mg के इक्वल आ गया, और n साइन थीटा किसके इक्वल आया, n साइन थीटा आ गया हमारे पास mv² बाय r के इक्वल। डिवाइड कर दो दोनों को, tan थीटा आ गया किसके इक्वल आ गया, v² बाय आर जी, और v की वैल्यू आ गई हमारे पास आर जी tan थीटा इसका रूट। अगर हमारे पास वेलोसिटी ये है तो गाड़ी स्मूथली चली जाएगी, अगर सरफेस स्मूथ है तो। अगर वेलोसिटी है इससे कम हो गई तो क्या होगा, गाड़ी है वो अंदर की तरफ आती जाएगी, तो अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहेगा कि ये दोनों सरफेस अलग हो। अगर वेलोसिटी है वो इससे ज्यादा आ गई, वी आर जी tan थीटा से ज्यादा आ गई, तो क्या करेगी, जो हमारे पास गाड़ी है वो क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, हमारा व्हीकल है वो क्या चला जाएगा, बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकलने से बचने के लिए अगर फ्रिक्शन फिर से आया तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, बाहर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन क्या कहेगा, नहीं इधर आ, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा।
ठीक है, तो चलो एक केस कर लेते हैं, एक मैं करूंगी एक आप करना। अगर यही कर लेते हैं, अगर हमारे पास वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन RG tan थीटा है, तो गाड़ी क्या करेगी, गाड़ी बाहर जाएगी, तो ये फ्रिक्शन लग गया हमारे पास इस डायरेक्शन में, और एक इसके ऊपर ही बैठे हैं, सिंपल सी चीज़ है ना, इसके ऊपर ही बैठ के सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारे के सारे फोर्सेस तो निकाल ही लिए हैं। इधर लगेगा हमारे पास mv²/r, और लगा दो, इधर लगेगा हमारे पास mg, इस साइड लगेगा हमारे पास n, ये mg है तो ये mg cos थीटा, इधर लगेगा mg, ये मैंने कराए हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, mg sin थीटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है हमारे पास, ये वाला क्या आना चाहिए 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा थीटा। तो mv²/r को बैलेंस कर दो, इसके दो कंपोनेंट आ गए, mv²/r cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा mv²/r sin थीटा। अब आप बैठे हुए हो गाड़ी पे, ठीक है, सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए, अब सबको इक्वल कर दो, देखो क्या आएगा, n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास, n आ गया mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, और देखो, और इधर mv²/r cos थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास, आ गया f प्लस mg sin थीटा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, जो ये फ्रिक्शन होना चाहिए, जो ये फ्रिक्शन होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन होना चाहिए। हमें निकालनी है कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है कि जिस वेलोसिटी से ये चलता रहे और ये बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया कि फ्रिक्शन होगा वो लेस देन म्यू एन होगा, तो गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ से क्या करो, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, फ्रिक्शन कितना आएगा, यहाँ से देखो mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा, यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा, और यहाँ से म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू पुट कर दो, मैं साथ साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ म्यू की अंदर, म्यू इंटू एन क्या आएगा, म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mv²/r sin थीटा। हमें v की वैल्यू निकालनी है, v वालों को एक साथ कर लो, अब सारी कैलकुलेशन है, v की वैल्यू निकालनी है बस। अच्छा, ये लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, v को इधर लेके आओ, क्या आएगा m, इसको मैं इधर लेके आई, mv²/r तो कॉमन आ गया, क्या बच गया हमारे पास cos थीटा, वो इधर आएगा तो माइनस आएगा, माइनस sin थीटा, म्यू sin थीटा, अंदर क्या, इधर क्या बच गया हमारे पास, म्यू mg को कॉमन ले लो, mg को कॉमन ले लो, म्यू mg कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया म्यू cos थीटा, ये इधर आएगा तो प्लस का होगा, प्लस sin थीटा। v की वैल्यू हमें निकालनी है, m से m कैंसिल आउट हुआ, v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई हमारे पास r g, अंदर क्या बच गया म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, इसका रूट, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये मतलब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो या तो इसके इक्वल हो या फिर इससे कम हो। क्या होगा, वेलोसिटी या तो इसके इक्वल हो या फिर मैक्सिमम इतनी हो, अगर इतनी होगी तो गाड़ी है वो बाहर नहीं जाएगी, इससे ज्यादा होते ही गाड़ी बाहर निकल लेगी। ठीक है, अब सेकंड केस आप लोगों को करना है, क्या करना है, केस 2, क्या करना है, v इज लेस देन √r(g tan थीटा), तब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, मुझे करके बताना कि क्या आएगी इसकी वैल्यू। चलो अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इसके ऊपर लग रहा है हमारे पास, एक तो ये लगेगा नीचे की डायरेक्शन में mg, अब ये लग गया हमारे पास इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल सही लगाओ, ये लग गई इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, देखो ये ऐसे जाती रहेगी, थोड़ी सी और अच्छे से बना लेते हैं,
ये लग गई इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अब हमने ये मान लिया कि ये यहाँ से वर्टिकल से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना एंगल बना रही है, वो एंगल बना रही है थीटा। तो इधर आ जाएगा n कोस थीटा और इधर आएगा हमारे पास n साइन थीटा। बाहर से बैठ के सोल्व कर रहे हो तो हमें क्या लगेगा कि ये n साइन थीटा कौन सा है, n साइन थीटा वो फोर्स है जो इसको सर्कल में घुमा रहा है। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में क्या होता है, जब साइकिल चलाते हैं तो हम थोड़े से बैंड हो जाते हैं ना, साइकिल को थोड़ा सा बैंड करते हैं फिर हम चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो फ्रिक्शन तो ना के बराबर है ना, तो हमें क्या करना है, हमें टर्न होने के लिए यहाँ पे हमें सर्कल में घूमने के लिए एक सर्कल में भी कंपोनेंट होना चाहिए, तो हम इसको टर्न कर लेते हैं। तो सर्कल में कंपोनेंट आ गया n साइन थीटा, ये वो फोर्स प्रोवाइड करेगा, n साइन थीटा वो फोर्स है जो हमें सर्कल में घुमा सकता है। तो n साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, n साइन थीटा होना चाहिए mv स्क्वायर बाय r के इक्वल। ठीक है, इसके ऊपर बैठोगे तो इसके ऊपर इधर लग जाएगा mv स्क्वायर बाय r, बात वही है। हमने ग्राउंड से सोल्व कर दिया, दोनों जगह से सोल्व कर दिया हमने इसको। अब देखो और क्या लग रहा है, n कोस थीटा किसके इक्वल है, n कोस थीटा आ गया हमारे पास mg के इक्वल। डिवाइड कर दो, tan थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया v स्क्वायर बाय rg। तो थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, थीटा आ गया v tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg के। सिंपल, ठीक है। चलो एक और करते हैं, लास्ट आता है हमारे पास डेथ वेल। डेथ वेल सुना होगा, मौत का कुआं, सर्कस वगैरह में गए होगे तो वहां पे देखा होगा। होता क्या है, एक सिलेंड्रिकल कुआं तो देखा होगा ना सबने। अब ये समझो कुएं के अंदर कोई ऐसे बाइक चला रहा है ना, अपने रूम को क्या करो, एक सिलेंडर मान लो, है ना, एक सिलेंडर मान लो, और ये देखो कि उस सिलेंडर के ऊपर कोई बाइक ऐसे दीवारों पे ऐसे बाइक चला रहा है, उसको बोलते हैं डेथ वेल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक ऑब्जेक्ट। ये क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर बाइक चला रहा है, मूवीज में भी सुना होगा कुछ। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसके ऊपर बाइक चला रहा है। होगा क्या, ये ऐसे 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 बाइक चला रहा होगा, तो ये कैसे घूम रहा होगा, ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, ये घूम रहा है ऐसे सर्कल में, ठीक है, सर्कल में घूम रहा है। चलो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, लगा दो। mg लग रहा होगा इधर, हाँ इधर लग रहा होगा, n लग रहा होगा, सॉरी n किधर लगेगा, ये इधर लगा हुआ है ना, तो इधर लगेगा n। देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होता है तो n लगेगा इधर, अब ये दीवार से ऐसे चिपका हुआ है तो n इधर लगेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, और क्या लगेगा इसके ऊपर, इसको सर्कल में घुमाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा, हाँ कौन सा, इसके ऊपर लगेगा एक, मान लो तुम बैठ गए यहाँ पे, अगर यहाँ पे बैठ गए तो एक लगेगा इधर, क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाय r। अगर बाहर से देख रहे हो तो क्या दिखेगा कि जो n है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वही सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब ये नीचे mg लग रहा है, ठीक है, ये दोनों तो बैलेंस हो गए, अब नीचे mg लग रहा है, अब ये mg किससे बैलेंस होगा, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा ना, हाँ तो इसके ऊपर एक फोर्स और लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, एक लग जाएगा इस डायरेक्शन में, क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। हाँ फ्रिक्शन तो रह गया था, हाँ फ्रिक्शन भी लगेगा, तो बैलेंस कर दो। अब इसको क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, mv स्क्वायर बाय r, फोर्स की फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, mg। अब जो फ्रिक्शन है वो लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, म्यू एन के, तभी ये चलता रहेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू F इज लेस देन इक्वल टू म्यू, सॉरी एम वैल्यू पुट कर दो ना, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, F की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, mg लेस देन इक्वल टू म्यू, n की वैल्यू पुट कर दो mv स्क्वायर बाय r, m से m कैंसिल आउट, v की वैल्यू निकालनी है, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाई म्यू का रूट। अगर वेलोसिटी इतनी है अंडर रूट आर जी बाई म्यू या फिर इससे ज्यादा है तो ये चलता रहेगा, अगर इससे वेलोसिटी कम आ गई तो ये गिर जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे सिलेबस में बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और डेथ वेल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें करना है ना, क्यों करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। कुछ भी नहीं जाता, 2 क्वेश्चंस है, मतलब 2 ही है हमारे पास, और इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है ना, हम पहले कर चुके हैं, वही फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं।
बैंकिंग ऑफ रोड में, सर्कुलर टर्निंग में, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आई होगी। इनमें तो कुछ भी नहीं आई होगी, उसको सीखने के बाद ये तो कुछ भी नहीं है, हलवा है ये तो, है ना। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों हमें करने हैं। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सर्कुलर मोशन, जो हमने बहुत अच्छे से किया है, कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। अगर आपने ये देख लिया तो इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स लगाओ, आपसे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। आपको अच्छे से देखना है कि क्या फोर्स है, कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, सब कुछ। सेंट्रीपिटल कब लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल कब लगेगा, दोनों ही लग सकते हैं ना, कब लगता है वो डिपेंड करता है कहाँ बैठे हैं, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, चलो ओके बाय।